हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 5 वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर इंटीग्रेशन का पोर्शन हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें कि आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। और हर यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है 100%। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर का कंटेंट क्या रहेगा? यूनिट 5 वेक्टर कैलकुलस वेक्टर इंटीग्रेशन में आती है आपकी ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसका मेन बेस होगा सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है। और सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है ऑलरेडी, तो आप उस वीडियो को समझ लीजिए, उसको देख लीजिए, तब आपको ये दोनों लेक्चर गॉस की थ्योरम और स्टोक्स की थ्योरम तब अच्छे से समझ में आएगी। तो इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, फिर एग्जांपल्स ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और इसमें कुछ स्पेशल एग्जांपल होते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के वे एग्जांपल जिसमें वेरिफिकेशन पूछा जाता है। ठीक है। और लास्ट में आपको एज यूजुअल होम असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अगर गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करें, ये रिलेशन होता है बिटवीन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है। सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में एक रिलेशन होता है जो कि गॉस की डाइवर्जेंस, गॉस ने दिया था गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम, इसमें इसको हम कहते हैं। और डाइवर्जेंस का चूंकि इसमें यूज होता है, इसलिए इसको गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम कहा जाता है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या, डेफिनेशन क्या, वो समझते हैं। इफ कैपिटल एफ इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, एफ कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है हैविंग कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, एक ऐसा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जिसके आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हो इन द रीजन वी, वी रीजन है आपका, बाउंडेड बाई ए क्लोज सरफेस एस। ठीक है। कोई क्लोज सरफेस एस है, उसके उसके लिए जो वी है वॉल्यूम, उसको वी रीजन माना गया है यहाँ पर। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये फॉर्मूला समझेंगे, है ना। तो मान लेता हूं कि आपको कोई सरफेस है, 3D में आपका सरफेस है, और इस सरफेस का नाम दिया आपने एस। इस सरफेस का क्या नाम दिया, एस दिया। और जो इसके अंदर का आपका वॉल्यूम है, उसको हमने एज ए रीजन वी कंसीडर किया, उसको हमने एज ए रीजन वी कंसीडर किया। तो एस हमारा कोई सरफेस है और वी हमारा इसका रीजन है। तो जो रीजन वी है वो वॉल्यूम को डिनोट करता है 3D में, है ना। तो एस सरफेस है इस बॉडी के लिए, है ना, और वी इसके लिए वॉल्यूम का काम करेगा। तो गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहती है कि आप एफ डॉट एन कैप का सरफेस इंटीग्रल निकालो ओवर द सरफेस एस, सरफेस को यूज करके। ठीक है। या फिर आप एफ के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल निकालो, एफ के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम के लिए आपको अंदर का रीजन जिसको वॉल्यूम आप कहते हैं, वो आपको वॉल्यूम लेना है। उस वॉल्यूम के ओवर में अगर हम डाइवर्जेंट एफ का इंटीग्रेशन निकाले, या हम सरफेस एस के ओवर में एफ डॉट एन का इंटीग्रेशन निकाले, तो ये वैल्यू हमेशा दोनों इक्वल आती है। तो ये रिलेशन हो जाता है सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में। इसको हम डाइवर्जेंस थ्योरम क्यों कहते हैं, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर एफ का डाइवर्जेंस निकला है, एफ का डाइवर्जेंस निकला है, गॉस ने इसको दिया था, तो टोटल इसका नाम बन के आता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये होता क्या है कि एफ डॉट एन कैप को आप सरफेस इंटीग्रल के ओवर में निकाले, या डाइवर्जेंट एफ को आप वॉल्यूम इंटीग्रल के ओवर में निकाले, दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल आती है बाय द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और यहां पर जो एन कैप है, एन कैप का जो यूज हुआ है, एन कैप यहां पर इस सरफेस के लिए यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर होगा। ठीक है। एन कैप इज द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द सरफेस एस। तो ये हो जाती है गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम की डेफिनेशन। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता और नहीं आपके सिलेबस में है, तो प्रूफ मैं कराऊंगा भी नहीं। ठीक है। डायरेक्टली एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेगा। ये नोट आप समझ लीजिए क्योंकि इसका आगे एग्जाम्पल में यूज होगा। इफ वेरीफाई आस्क इन द क्वेश्चन, अगर आपको वेरीफाई क्वेश्चन में पूछा जाता है, देन सोल्व लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ ऑफ
गोस थ्योरम, ये गलती से ग्रीन हो गया, इसको मैं GAUSS, ठीक है। अगर आपको वेरीफाई क्वेश्चन में दिया है, ग्रीन थ्योरम में मैंने बताया था वेरीफाई वाले क्वेश्चन, वेरीफाई में हमें दोनों पार्ट करने होते हैं, मतलब आपको सरफेस इंटीग्रल भी निकालना होगा, सरफेस का यूज करके आपने वॉल्यूम इंटीग्रल भी निकालना होगा, और दोनों को इक्वल प्रूफ करना होगा, और तब हमारी जो है गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई होगी। फिर जिसमें वेरीफाई नहीं होता उसमें आपको फाइंड दिया जा सकता है, इवेल्युएट, अप्लाई, यूजिंग, इस तरह के वर्ड दिए जा सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना होता है, हमें उसमें दोनों साइड नहीं निकालनी होती, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल को डायरेक्टली इस डेफिनेशन से वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करके हम उसको फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमें दोनों पार्ट निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर वेरीफाई दिया है तो दोनों पार्ट निकालने हैं, दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अगर वेरीफाई नहीं दिया है तो केवल राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है डाइवर्जेंस एफ वाला, उसको यूज करके हम आंसर बता सकते हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। पहले चलते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो क्यूब वाले होते हैं, ये बहुत आते हैं हमारे एग्जाम में। वेरीफाई आता है इसमें ना, वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम। इस एफ वेक्टर के लिए, एफ वेक्टर आपको दिया है 4xz i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप, टेकन ओवर द क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन्स। एक क्यूब आपको दिया है, ठीक है, जो कि इन प्लेन से बाउंडेड है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 तक, z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1 तक। मतलब एक क्यूब है जिसकी जो प्रत्येक साइड है वो 1 यूनिट की है, ठीक है। तो ये आपका क्यूब बन जाएगा और एफ, एफ आपको एक वेक्टर दिया है, आपको वेरीफाई करना है इसके लिए डाइवर्जेंस थ्योरम। अगर डाइवर्जेंस थ्योरम की वेरिफिकेशन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड डाइवर्जेंस थ्योरम की और राइट हैंड साइड डाइवर्जेंस थ्योरम की, दोनों हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इसमें पहले हम फाइंड करते हैं, क्योंकि आपकी जो डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, वी हैव डाइवर्जेंस थ्योरम कुछ इस तरीके से होती है कि अगर आप सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं एफ डॉट एन कैप डीएस का, या आप वॉल्यूम इंटीग्रल निकालते, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये डबल होता है ट्रिपल होता है, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन निकाले किसका, डाइवर्जेंट ऑफ एफ का, तो ये वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, उसकी राइट हैंड साइड निकाल लेता हूँ, फिर मैं इसको सरफेस को लेकर के क्यूब के लेफ्ट हैंड साइड निकालूंगा। तो राइट हैंड साइड को निकालने के लिए मुझे एफ का डाइवर्जेंस निकालना होगा। तो नाउ एफ का डाइवर्जेंस निकालेंगे, और डाइवर्जेंस आप जानते हैं डेल की एफ के साथ में डॉट प्रोडक्ट होती है, डेल की वैल्यू रखेंगे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और एफ की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप और प्लस वाई जेड के कैप। और एज यूजुअल आप जो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन होते हैं जानते हैं कि आई का कंपोनेंट आई के साथ, जे का कंपोनेंट जे के साथ, और के का कंपोनेंट के साथ ऑपरेट हो जाएगा। यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स है, ये ऑपरेट होगा 4xz के ऊपर, जे का कंपोनेंट डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पर जे का कंपोनेंट माइनस वाई स्क्वायर है, ऐसे ही के का कंपोनेंट डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर वाई जेड है। फिर वही पार्शियल डिफरेंशिएशन 4xz का x के रेस्पेक्ट में, तो 4 और z कांस्टेंट होगा, x का 1 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में माइनस 2y होगा, ठीक है। और वाई जेड का करेंगे हम वाई जेड का करेंगे हम y के रेस्पेक्ट में, तो ये आपको z देगा, ठीक है। वाई जेड का जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y देगा, सॉरी, वाई जेड का जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई कांस्टेंट होगा और जेड का 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आएगा आपका 4z माइनस वाई। तो इसका मतलब आपकी जो डाइवर्जेंस है एफ वेक्टर के लिए वो निकल गया 4z माइनस वाई। नाउ अब हम उठाते हैं राइट हैंड साइड थ्योरम की, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट एफ डीवी, ये वॉल्यूम इंटीग्रल होता है, इसको निकालना है हमें, है ना। तो यहाँ पर आपको जो है डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू रखनी होगी। डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू आपने निकाली है 4z माइनस वाई, और डीवी की वैल्यू आप जानते हैं, डीवी की वैल्यू होती है डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड। अब आपको चूंकि यहाँ पर एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स वाई जेड की लिमिट चाहिए। लिमिट आपको साफ साफ दी है कि x की लिमिट है 0 से 1 क्यूब के लिए, y की लिमिट है 0 से 1 और z की लिमिट है 0 से 1। तो यहाँ पर लेता हूं मैं x की लिमिट 0 से 1 चूंकि dx पहले है, फिर लेता हूं मैं y की लिमिट 0 से 1 चूंकि dy पहले है, dy बीच में है, और फिर लेता हूं लास्ट में z की लिमिट। अब आपको ये ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो आपकी राइट हैंड साइड गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम की आ जाएगी। हमें पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो z की लिमिट भी y की लिमिट भी कांस्टेंट का काम करेगी, और ये 4z माइनस वाई कांस्टेंट का काम करेगा,
और 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर x हो जाएगा और इसकी लिमिट होगी 0 से 1 dy dz। जब आप इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे 1 माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो आपको 1 माइनस 0 यानी कि 1 ही वैल्यू मिलेगी, जिसको कि मैं डायरेक्टली 1 की फॉर्म में यूज कर दूंगा आगे। तो यहाँ पे बचेगा z इक्वल टू 0 से 1, y की लिमिट 0 से 1, और यहाँ पे आपका बचेगा 4z माइनस वाई dy dz। अब ये बन गया डबल इंटीग्रल। ठीक है, अब डबल इंटीग्रल के बाद हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होना है तो z कांस्टेंट का काम करेगा, तो z की लिमिट को मैं बाहर रख लेता हूं, z की लिमिट 0 से 1 बाहर, और ये y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अगर y के रेस्पेक्ट में यहां पर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में 4z जो है वो कांस्टेंट का काम करेगा। ठीक है, 4z कांस्टेंट होगा और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां पर y, और इसकी लिमिट है 0 से 1। ठीक है, माइनस यहां पर y है, y का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी लिमिट होगी 0 से 1 dz। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो z की लिमिट 0 से 1, ये आपका 4z, 1 माइनस 0 1 देगा, और यहाँ पर 1 अपॉन 2 माइनस 0 यानी कि 1 अपॉन 2 आएगा, माइनस के 1 अपॉन 2 मिलेगा सोल्व करके। अब इसको z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो 4 कांस्टेंट z का z स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस 1 अपॉन 2 कांस्टेंट 1 का z, और लिमिट 0 से 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 से काटने पर ये 2 है ना, तो z की जगह पे आपको 1 रखना है, तो ये मिलेगा आपको 2 इंटू 1 यानी कि 2, और यहाँ पर आपको z की जगह पे 1 रखना है, माइनस 1 अपॉन 2, फिर z की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 आएगा, और इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 4 माइनस 1 अपॉन 2, इट विल बी 3 अपॉन 2। इसका मतलब जो हमारी राइट हैंड साइड है गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम की, ठीक है, राइट हैंड साइड हमारी आ गई 3/2। ठीक है, तो गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम में हमें क्या करना होता है, वेरीफाई वाले क्वेश्चन में दोनों पार्ट निकालने हैं, तो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन जो हमारा था ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रल वाला, वो हमने ओवर द वॉल्यूम लिया, और वॉल्यूम के ओवर में हमने इंटीग्रेशन फाइंड किया, इसकी वैल्यू आई है 3/2। अब हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो की होती है एफ डॉट एन का सरफेस इंटीग्रल, उसके लिए हमें क्यूब बनाना पड़ेगा, और क्यूब का जो फेसिस है उससे सरफेस बनेगा, तो इसलिए क्यूब के फेसिस को दिखाना जरूरी है। तो ये मैंने क्यूब कंसीडर किया, और क्योंकि x की लिमिट दी है 0 से 1, तो ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पर 1 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये x इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है, ये y एक्सिस पर ये y इक्वल टू 1 हो जाएगी, क्योंकि y की लेंथ भी 0 से 1 दी है। ये z एक्सिस पर z की लेंथ भी आपकी 0 से 1 हो जाएगी। तो x और y और z की लिमिट दी है 0 से 1 0 से 1 0 से 1, तो ये लेंथ जो है 1 1 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब बन गया। इस क्यूब का आपको सरफेस लेना है, सरफेस को लेने के लिए आप देख सकते हैं इसका जो पूरा सरफेस है वो 6 फेस से मिलके बनेगा। जैसे कि किसी भी रूम की बात कर ले आप, जिस रूम में मैं खड़ा हूं या जिसमें आप बैठे हैं उस रूम को आप देख सकते हैं, वो एक क्यूब के आकार का है। ठीक है, तो उसमें एक दीवार इधर एक दीवार इधर, तो ये दो फेस हो जाएंगे, एक नीचे एक ऊपर, तो ये आपके दो फेस हो जाएंगे, एक इधर एक सामने वाली दीवार है ना, तो ये टोटल मिला के कितने फेस बनेंगे, 6 फेसेस बनेंगे। तो ये जो क्यूब है ये भी आपका 6 फेसेस रखेगा, और इनके 6 के 6 फेस मिलकर के पूरा सरफेस बनाएंगे। यानी कि हमें क्या करना होगा, गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम में अगर सरफेस इंटीग्रल को निकालना है तो आपको 6 फेसेस के लिए वो सरफेस इंटीग्रल निकालना होगा, और सबको ऐड करना होगा, 6 के 6 फेसेस के लिए ऐड करेंगे निकालने के बाद। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, एफ की वैल्यू दी थी x 0 से 1 y 0 से 1 z 0 से 1, ये तो गिवन है ऑलरेडी, है ना। द सरफेस इंटीग्रल, ये जो सरफेस इंटीग्रल है जिसको आपको फाइंड करना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की लेफ्ट हैंड साइड वाला एफ डॉट एन कैप ds, सरफेस इंटीग्रल जो हमें फाइंड करना है, इज डिवाइडेड इनटू 6 फेसेस। ये कितने फेसेस में डिवाइड है, 6 फेसेस में डिवाइड है आपका सरफेस, इसलिए इस इंटीग्रेशन को हम 6 फेसेस के लिए निकालेंगे। दो फेसेस के लिए ध्यान से समझ लीजिए आप। ठीक है, पहला फेस लेंगे हम। फेसिस को लेने से पहले कुछ मैं आपको बेसिक चीजें बता दूं, है ना। जो फेस एक्स एक्सिस के अलोंग है उसके लिए एन कैप की वैल्यू होगी आई कैप, सॉरी इसको मैं हटा देता हूं, उसके लिए एन कैप की वैल्यू आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग होता है यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग होता है यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग होता है यूनिट वेक्टर के कैप, ये आप सभी जानते होंगे।
ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग हमारे जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो आई कैप, जे कैप और के कैप होते हैं। ठीक है। तो अब 6 के 6 फेसेस के लिए हमें निकालना है। तो पहले जो मैंने फेस लिया है, जो भी हम फेस लेंगे आपको ध्यान देना है कि कौन से प्लेन में जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं आपके पास 3D में 3 प्लेन मेनली होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। तो आपको ये देखना है कि फेस हमारा जो स्टैंड करता है वो कौन से प्लेन में है। ठीक है। जैसे कि मैं इसको हाईलाइट करके बताऊंगा आपको थोड़ा सा। मैंने फेस लिया है इसमें डी ए ई एफ। तो डी ए ई एफ ये वाला फेस है, इसको मैं इस तरह हाईलाइट कर देता हूं। ये वाला फेस है डी ए ई एफ, आपको इसको देखना है, इस वाले फेस को, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक है। और आपको देखना है इसके सामने वाले फेस को, इसके सामने वाला फेस है ओ सी जी बी, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं। सेम कलर से दोनों आमने सामने के जो फेस है मैंने मार्क कर दिए, क्योंकि दोनों का जो प्लेन होगा दोनों का सेम प्लेन होगा। जिसको मैंने मार्क किया है दोनों आमने सामने के फेस है। ठीक है। इन दोनों फेसेस को देखना है, दोनों को सेम कलर से मैंने मार्क कर दिया। तो आपको देखना है कौन से प्लेन में लाई करते हैं, कौन से प्लेन में स्टैंड करते हैं। तो किसी से भी आप देख लीजिए दोनों का सेम प्लेन होगा। अगर इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये वाला जो फेस है आप देख सकते हैं, ये आपका वाई है और ये आपका जेड है। तो ये वाला जो फेस है आपका वाई जेड प्लेन में स्टैंड करता है। ये वाला फेस कौन से प्लेन में लाई करता है, ये आपका वाई जेड प्लेन में लाई करेगा। तो इसके जो सामने वाला फेस है, ये वाला फेस डी ए ई एफ, ये वाला फेस भी वाई जेड प्लेन में ही लाई करेगा। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आपको पता लग गया वाईजेड प्लेन में लाई करेगा। एक मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, यहां पर जो डीएस होगा, क्योंकि ये आपका, चूंकि आपका जो है वाई और जेड प्लेन में लाई करेंगे, ये वाला फेस भी और ये वाला फेस भी, तो इनके लिए फिक्स हो गया डीएस की वैल्यू डी वाई डी जेड। ठीक है। वैसे तो आपको फॉर्मूला बता रखा है डीएस को निकालने का, लेकिन क्यू वाले क्वेश्चन में मैं आपको ज्यादा उलझाऊंगा नहीं। सीधा सीधा ध्यान रखना है, जिस भी प्लेन में आपका जाएगा, अगर वाई जेड प्लेन में है तो डीएस की वैल्यू डी वाई डी जेड हो जाएगी, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो डीएस की वैल्यू डी एक्स डी वाई हो जाएगी। तो दोनों के दोनों जो फेस है वो वाई जेड प्लेन में लाई करते हैं, इसलिए डीएस की वैल्यू फिक्स हो गई डी वाई डी जेड। ये आपको सीधा सीधा सा याद रखना है। ठीक है। अब इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूं। पहले ये वाला फेस में लूंगा, तो इस वाले फेस के लिए ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, ये x इक्वल टू 1 की दूरी पे है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और x का dx। ठीक है। फिर मुझे चाहिए n कैप की वैल्यू। n कैप की वैल्यू, क्योंकि ये वाला फेस जो है इधर की तरफ x एक्सिस के अलोंग है, और x एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये हमारा i कैप के बराबर होता है। तो यहां पर जो n कैप की वैल्यू है वो i कैप होगी। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको मिल गई इस वाले फेस के लिए। इसके सामने वाले फेस के लिए अगर बात करेंगे, तो इसके सामने वाला फेस ओरिजिन पर स्टैंड करता है और यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर तो x की वैल्यू 1 हो गई थी, है ना, लेकिन इस ओरिजिन पर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो है आपका yz प्लेन है, और yz प्लेन में आप जानते हैं yz प्लेन में हमेशा x जो है 0 के बराबर होता है। ठीक है। और इस वाले फेस के लिए x की वैल्यू कितनी हो गई थी, 1 हो गई थी। तो ये आपके x इक्वल टू 1 हमने लिया ऊपर सामने वाले के लिए। तो यहां पर अगर बात करेंगे इस वाले फेस के लिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है। dx भी 0 आएगा, और चूंकि वाई जेड प्लेन में लाई करता है ये भी, तो ds की वैल्यू होगी आपकी dy dz। अब बात करते हैं n कैप की। जो फेस आपका इस तरफ था, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में था, है ना, इधर मूव किया था जिसने, तो वो आपका था डी ए ई एफ, जिसके लिए एन कैप हो गया आई कैप। अब इसके जो अपोजिट वाला फेस है, ये वाला फेस इसका अपोजिट फेस होगा, जहां पर x इक्वल टू 0 है, ये इसके लिए अपोजिट फेस का काम करेगा। अगर उसके लिए एन कैप की वैल्यू आई कैप थी, तो अपोजिट फेस के लिए एक निगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है। अगर आप किसी भी फेस को देख लीजिए, जिस रूम में आप बैठे हैं, अगर सामने वाले फेस के लिए आपने एन कैप की वैल्यू आई कैप ली, तो ये वाला फेस जो है उसके लिए अपोजिट काम करेगा,
और अपोजिट के लिए नेगेटिव साइन आपको लगाना होता है। ठीक है, तो इस वाले फेस के लिए एन कैप की वैल्यू, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग था, एन कैप की वैल्यू आई कैप थी, तो इसके जो अपोजिट वाला फेस है उसके लिए एन कैप की वैल्यू हो जाएगी माइनस आई कैप। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन मेन होती है। अगर ये ऑब्जर्वेशन आपने निकालनी आ गई तो आपकी गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम में कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब पहले फेस के लिए हम निकालते हैं सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल एस एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू, अब आपको एफ डॉट एन कैप निकालना है। ठीक है, अगर यहां पर बात करें हेयर एफ डॉट एन कैप, ठीक है, एन कैप की वैल्यू है आई कैप और एफ है आपका ये जो ऊपर लिखा है। जब आई कैप के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई से वैल्यू मिलेगी और आई डॉट आई से 1 हो जाता है, यहाँ पे 4xz इंटू 1 यानी कि 4xz आएगा। और इसमें भी आपको जो ऑब्जर्वेशन आपके पास है वो यूज करो। आपके पास है x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अगर मैं x को 1 रख दूं तो 4z आएगा। इसका मतलब जो f डॉट एन कैप की वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी 4z और ds की वैल्यू हो गई आपकी dy dz। अब मुझे y और z की लिमिट चाहिए, वो तो फिक्स है जो आपको दी है। y की लिमिट दी है 0 से 1 और z की लिमिट दी है 0 से 1। पहले इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में, डबल इंटीग्रल है ना, तो z की लिमिट 0 से 1, 4z रहेगा कांस्टेंट और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y और उसकी लिमिट 0 से 1 और dz बचेगा। इसमें 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 ही वैल्यू आएगी। फिर आपका बचेगा यहाँ पे z इक्वल टू 0 से 1 4z dz। इसका इंटीग्रेशन करेंगे z का तो जेड स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 4 कट जाएगा तो आपको कितना मिलेगा 2z स्क्वायर मिलेगा। और इसकी वैल्यू आएगी लिमिट 0 से 1, अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, लोअर लिमिट पे 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, तो सॉल्व करके इसको 2 आएगा। तो यानी कि जो हमने वो वाला फेस लिया है डी ए ई एफ इसका नाम है, डी ए ई एफ इसका नाम है, तो इसके लिए जो सरफेस इंटीग्रल है उसमें 2 वैल्यू दी है। अब हम लेते हैं इसके अपोजिट वाला फेस जिसके लिए मैंने ऑब्जर्वेशन आपको बताई थी। इसके लिए हम सरफेस इंटीग्रल फाइंड करेंगे एफ डॉट एन कैप डी एस और ये होगा आपका एफ डॉट एन कैप को आपको निकालना होगा। एफ डॉट अगर एन कैप की बात करें, ठीक है, एन कैप की वैल्यू माइनस आई है और जब एफ के साथ इसके प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई से 1 हो जाएगा तो माइनस के 4xz आएगा। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन आपके पास है उसको यूज करो, x की वैल्यू 0 है इस फेस के लिए, तो x को 0 रखने पर ये 0 आएगा, यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होगी और ये हो जाएगा आपका ds की वैल्यू dy dz और y की लिमिट 0 से 1, z की लिमिट 0 से 1 और इसको सॉल्व करके आएगा 0। यानी कि जो आपका अपोजिट वाला फेस था, ठीक है, ओ सी जी बी, ओ सी जी बी, इसके लिए हमारी जो सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू है वो 0 आएगी। जैसे मैंने दो आमने सामने के फेस लिए ऐसे ही बाकी 4 फेस लेने हैं जिसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। अब हम फेस लेंगे बी डी एफ जी, ठीक है, अब हम फेस लेंगे बी डी एफ जी। बी डी एफ जी कौन सा फेस होगा भाई, ये वाला फेस होगा बी डी एफ जी। इसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला फेस बी डी एफ जी। और एक इसके सामने वाला फेस, इसके सामने वाला फेस होगा ओ ए ई सी, ओ ए ई सी, इसको भी येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, तो दोनों को मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, आमने सामने के फेस हो जाएंगे। आपको देखना है कौन से प्लेन में लाई करेंगे, है ना। तो अगर प्लेन की बात करें, ये वाला ओब्वियस से आपको दिख रहा है कि ये एक्स है और ये आपका जेड है, तो ये वाला प्लेन आपका एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। और इसके सामने वाला ये भी कौन सा होगा, एक्स जेड प्लेन होगा, तो डीएस की वैल्यू आपकी निकल गई डी एक्स डी जेड, जो कि यहाँ पे दोनों के लिए लिखी है मैंने। डीएस की वैल्यू डी एक्स डी जेड और इसके लिए भी डीएस की वैल्यू डी एक्स डी जेड। अब इस वाले फेस के लिए अगर y की बात करें तो y की वैल्यू 1 है, dy 0 होगा और चूंकि ये y एक्सिस के अलोंग है तो n कैप की वैल्यू j कैप होगी। ठीक है, और नीचे इसके सामने वाले फेस के लिए चूंकि वो ओरिजिन पर लाई करता है तो वहां पर y की वैल्यू 0 होगी, dy की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और n कैप की वैल्यू, क्योंकि अपोजिट फेस है, इसके लिए अगर j कैप है तो इसके अपोजिट फेस के लिए माइनस j कैप हो जाएगा, तो n कैप की वैल्यू माइनस j कैप होगी। फिर हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे, वही dx की वैल्यू रखी और आपने यहाँ पर एफ डॉट एन कैप निकालना है। एफ डॉट एन कैप की वैल्यू निकालेंगे तो जे डॉट जे से वैल्यू मिलेगी माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर आएगी। और y की वैल्यू चूंकि 1 है तो 1 रखने पर ये -1 देगा, -1 यहाँ पे रखेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डबल इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में किया, z के रेस्पेक्ट में किया, सॉल्व करके -1 देगा। ठीक है, फिर इसके अपोजिट वाला फेस लेंगे तो एफ डॉट एन कैप डी एस निकालेंगे, उसमें भी dx की वैल्यू dx dz होगी
और यहाँ पर एफ डॉट एन कैप निकालेंगे तो एन कैप की वैल्यू माइनस जे कैप है, माइनस जे कैप की जब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस के वाई स्क्वायर आएगा, लेकिन वाई की वैल्यू जीरो होने पर यहाँ पर जीरो रखने पर ये सारा जीरो हो जाएगा, तो पूरा इंटीग्रेशन जीरो होगा। तो दो फेस हो गए ये। अब दो फेस ऊपर नीचे वाले लेंगे। ऊपर नीचे वाले को भी मैं डिफरेंट कलर से आपको बता देता हूँ, ब्लू कलर लेता हूँ इस बार। ये ऊपर नीचे वाले फेस होंगे। एक फेस आपका ये होगा, ठीक है, और एक फेस ये हो जाएगा। तो अब ये दोनों फेस लेने हैं। अब आपके दोनों फेस कौन से प्लेन में लाई करते हैं? ओब्वियसली ये y है और ये x है, ठीक है। तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा? ये एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। तो इसके जो ऊपर वाला है ये भी आपका एक्स वाई प्लेन ही होगा, ठीक है। और ऊपर वाले के लिए एन कैप की वैल्यू होगी के कैप, और एक्स वाई प्लेन के लिए डीएस की वैल्यू होगी डीएक्स डी वाई, ठीक है, जो कि यहां पर मैंने लिखी है। फेस लिया हमने सी जी एफ ई, सी जी एफ ई ऊपर वाला, एन कैप की वैल्यू के कैप जो कि यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं। डीएस की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख देंगे डीएक्स डी वाई, और यहाँ पर जेड की वैल्यू फेस के लिए 1 है और डी जेड आपका 0 रहेगा। फिर वही एफ डॉट एन कैप डीएस निकालेंगे तो डी एक्स की और वाई की लिमिट चाहिए 0 से 1, 0 से 1। और एफ डॉट एन कैप निकालेंगे तो एन कैप की के कैप है, के कैप से प्रोडक्ट करने पर इसके साथ वाई जेड मिलेगा जो कि यहाँ पर लिखा है मैंने, ठीक है। और वाई जेड में हमें क्या रखना है? जेड को 1 रखना है, तो खाली वाई मिलेगा। वाई यहाँ पर वैल्यू रखी और फिर डबल इंटीग्रेशन कर दिया। पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे वाई कांस्टेंट, एक्स की लिमिट 0 से 1 सॉल्व किया। वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे वाई स्क्वायर अपॉन 2, सॉल्व करके 1/2 आ जाएगा। फिर इसके नीचे वाला जो अपोजिट फेस है वो लेंगे। अपोजिट फेस के लिए आप चूंकि देख सकते हैं आपका एक्स वाई प्लेन में है प्योरली, तो जेड 0 होगा, डी जेड 0 होगा, क्योंकि उसके अपोजिट में है। तो ये एन कैप की वैल्यू होगी आपकी माइनस के कैप। और एक्स वाई प्लेन के लिए डीएस की वैल्यू डीएक्स डी वाई ही रहेगी। अब जब एफ डॉट एन कैप निकालेंगे तो यहाँ पे आप एफ डॉट एन कैप निकालेंगे तो माइनस के वाई जेड आएगा। एन कैप क्योंकि माइनस के कैप है तो माइनस के वाई जेड आएगा, और माइनस के वाई जेड में जब जेड को 0 रखेंगे तो 0 आएगा, और इसको रखने पर यहाँ पर वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो हमने इस तरीके से क्या करना है, 6 के 6 फेसेस के लिए ये सरफेस इंटीग्रल निकालना है, लास्ट में इनको ऐड कर देना है। अब इनको जब ऐड करेंगे तो पहले के लिए जो वैल्यू आई थी तो वो 2 थी, ठीक है, दूसरे के लिए 0, फिर तीसरे के लिए आपने निकाली, तीसरे के लिए है -1, चौथे के लिए फिर 0, फिफ्थ फेस के लिए है आपकी प्लस के 1/2, और लास्ट के लिए है आपकी 0। इन सबको सॉल्व करेंगे तो यहां से मिलेगा 2 - 1 1 और 1/2 ऐड करेंगे तो ये आपको 3/2 देगा, ठीक है। यानी कि जो सरफेस इंटीग्रल है उसकी वैल्यू भी 3/2 आई है। और जो आपने इससे पिछली स्लाइड में निकाला था वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ का, वो भी 3/2 था। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं, लास्ट में आप लिख सकते हैं हैंस सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डीएस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है, डीवी। दोनों की वैल्यू 3/2 आई है तो दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। और दिस इंप्लाइज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई, दिस इंप्लाइज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाइड। तो इससे जो हमारी गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो जब भी वेरीफाई वाला क्वेश्चन आएगा क्यूब वाला तो आप इस तरीके से उसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो वेरीफाई में हमें दोनों पार्ट करने थे, जिसमें वेरीफाई नहीं दिया होता उसमें खाली डाइवर्जेंस यानी कि डाइवर्जेंस एफ वॉल्यूम इंटीग्रल का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस एग्जांपल में बताने वाला हूं, ठीक है। इवैल्यूएट, इसमें वेरीफाई नहीं दिया, खाली इवैल्यूएट दिया है, तो थ्योरम लगाएंगे और डाइवर्जेंस एफ वाली जो इंटीग्रेशन होता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन, उससे हेल्प लेकर के हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये आपको एफ डॉट एन कैप डीएस निकालना है, ठीक है, वेयर एफ की वैल्यू दी है। एस जो है इस बार सरफेस दिया है एक स्पेयर का, और वो स्पेयर है जिसका सेंटर है 3 - 1 2 और रेडियस है 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एफ लेंगे, है ना, एफ वेक्टर की वैल्यू लिख लेंगे। और सरफेस आपको दिया एक स्पेयर, है ना, एक स्पेयर दिया आपको, इसका सेंटर है 3 - 1 2, ठीक है, ध्यान रखना 3D में जाएगा, एक्स वाई जेड प्लेन में, है ना। और आपकी रेडियस है इसकी 3, तो रेडियस इसकी 3 है स्पेयर की। तो इस तरह का स्पेयर दिया है और रेडियस इसकी 3 दिया है, यानी कि आर की वैल्यू आपको 3 दिया है स्पेयर में, ओके। तो हमें क्या करना होता है थ्योरम लगाने के लिए, क्योंकि आपको थ्योरम का फॉर्मूला पता है,
थ्योरम का फॉर्मूला होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। थ्योरम का फॉर्मूला हमारा होता है जिसमें हम सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डीएस को निकालते हैं और ये बराबर होता है वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ कैप एफ वेक्टर डीवी। ये हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि हमें डाइवर्जेंस एफ की नीड होगी क्योंकि इस बार वेरीफाई तो दिया नहीं है, तो सरफेस इंटीग्रल थोड़ा लेंथी भी पड़ता है, उसको हम यूज भी नहीं करेंगे। ये वाला थोड़ा इजी हो जाएगा, इससे हम कर देते हैं, है ना। तो हमने एफ दिया था, एफ का डाइवर्जेंस निकालेंगे। डाइवर्जेंस की बात करेंगे तो डेल की डॉट प्रोडक्ट एफ वेक्टर के साथ कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं कि आई का कंपोनेंट आई के साथ ऑपरेट होगा, जे का कंपोनेंट जे के साथ और के का कंपोनेंट के साथ होगा। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा। फिर वाई के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली तो माइनस के 1 आएगा क्योंकि माइनस बाहर है। यहाँ पे जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कांस्टेंट होगा, वाई स्क्वायर का 0, 2 जेड का 2 होगा। सॉल्व करके इसको 4 माइनस 1 3 मिलेगा, यानी कि हमें डाइवर्जेंस मिल जाएगा। इस एफ वेक्टर के लिए जो डाइवर्जेंस है वो 3 है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, ये होगा आपका ट्रिपल इंटीग्रल वी डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू 3 डीवी। 3 तो एज ए कांस्टेंट बाहर आएगा, आपको मिलेगा ये ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डीवी। और ये आप जानते हैं इस ये फॉर्मूला बन जाता है आपका डीवी की वैल्यू रखने पर dx dy dz। आपको याद आ गया होगा, यूनिट 4 में पढ़ा है आपने। ठीक है, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं यहाँ पर 3 इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम भी किसका, इस स्पेयर का, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ठीक है, विद रेडियस 3। इस स्पेयर की जो रेडियस है वो 3 है, इसका वॉल्यूम। तो आप डायरेक्टली भी इसको निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम आप स्पेयर का वॉल्यूम जानते हैं 4/3 पाई रेडियस की पावर 3 होता है। तो 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस की पावर 3, रेडियस की पावर है 3 की पावर 3। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। ये मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। ऐसा करने से 3 से 3 तो आपका कट जाएगा, 4 पाई और 3 3 3 27 आएगा। इसको सॉल्व करके आएगा 108 पाई। ठीक है, तो ये गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम से हमारा सॉल्व हो गया। जिसमें वेरीफाई नहीं दिया जाता तो उसमें आप क्या करेंगे, केवल ये जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है सरफेस वाला थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे कि आपने देखा। ठीक है, क्यूब वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम वाला जो इंटीग्रल था वो तो फटाफट निकल गया ट्रिपल इंटीग्रेशन से, लेकिन सरफेस आपका पूरे फेस आपने को देखने पड़ते, कितने फेस बनते, 6 फेस बने थे तो 6 के 6 निकाल के ऐड करना होता है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है वेरीफाई वाला। ठीक है, तो इवेल्युएट वाला बहुत सिंपल है, सरफेस को आपको पता है कि वॉल्यूम से निकाला जा सकता है, तो आप उसको वॉल्यूम से ही निकालेंगे, मतलब राइट हैंड साइड से ही निकालेंगे, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में निकाला है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें भी आपको ये कहा कि यूज डाइवर्जेंस थ्योरम टू इवैल्यूएट, ये इंटीग्रल आपको इवैल्यूएट करना है वेयर एस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर, इस स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, अबव द एक्स वाई प्लेन। तो मैंने इस स्फीयर का पार्ट बनाया एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स आपका ये प्लेन और ये आपका वाई, एक्स वाई प्लेन के ऊपर का पार्ट लेना है इस स्फीयर का। ठीक है, अगर ऊपर का पार्ट लेंगे स्फीयर का तो सिंपल सी बात है हेमी स्फीयर बनेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, इस स्फीयर का, ठीक है, 3D में जाएगा। एक्स वाई प्लेन के ऊपर का पार्ट लेना है, एक्स वाई प्लेन आपका ये है, ये प्लेन, इसके ऊपर का पार्ट लेंगे तो ये बनेगा ऊपर वाला पोर्शन, है ना। और ये ऊपर वाला पोर्शन की बात करें तो ये हेमी स्फीयर, आधा स्फीयर बनेगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है जो सरफेस दिया है वो आधे स्फीयर के लिए दिया, आधे स्फीयर का यूज करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले जो एफ वेक्टर था वो निकाल लेंगे। जो यहाँ पर ये वेक्टर दिया है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि थ्योरम जो होती है वो एफ डॉट एन कैप डीएस होती है, तो यहाँ पर आपको ये एफ वेक्टर दिया है, ये वाला ये एफ वेक्टर है डॉट एन कैप डीएस। तो लेट कर लेते हैं एफ वेक्टर इस बार जो आपका एन कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट में है। फिर उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, डाइवर्जेंस आप जानते हैं डेल डॉट एफ होता है। सेम कॉन्सेप्ट, आई का कंपोनेंट आई के साथ, जे का कंपोनेंट जे के साथ, के का कंपोनेंट के साथ, हम इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे वाई जेड की टर्म है 0, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स जेड की टर्म है 0, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे वाई स्क्वायर कांस्टेंट जेड स्क्वायर का 2z, सॉल्व करके 2y स्क्वायर जेड आएगा। अब लगा देते हैं गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसका फॉर्मूला होता है सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डीएस इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ डीवी। डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू रखी 2z वाई स्क्वायर डीवी, डीवी की वैल्यू रखी डी एक्स डी वाई डी जेड और 2 को ले लिया कांस्टेंट। अब ये इंटीग्रेशन आपका आ गया।
अब आपको यहां पे क्या करना है, सरफेस जो स्फेयर से बना है, आधे स्फेयर से बना है, उसका यूज करके आप लिमिट लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स वाई जेड की फॉर्म में लेके चलोगे तो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड की फॉर्म में बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, आपने यूनिट फॉर्म में पढ़ा होगा चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इस तरीके के ट्रिपल इंटीग्रेशन को, ठीक है, स्पेयर दिया है तो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में बदल सकते हैं, सिलेंडर दिया है तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में बदल सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट इसको कन्वर्ट कर देंगे स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। उसके लिए आप जानते हैं कि जो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स को रखना होता है आर साइन थीटा कोस फाइव, वाई को रखना होता है आर साइन थीटा साइन फाइव, और जेड को रखना होता है आर कोस थीटा, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं स्पेरिकल के, है ना। और यहां पर आप जानते हैं कि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा आर स्क्वायर के बराबर आएगा, क्योंकि स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इसको इसलिए बोलते हैं। इनको सॉल्व करके कोऑर्डिनेट्स को आपको इस तरीके से स्पेयर ही बनेगा। और dx dy dz की वैल्यू वहां पे फिक्स होती है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। और वहां पर मैंने तीन लिमिट आपको बताई थी, ठीक है। अगर स्पेयर का फर्स्ट ऑक्टेंट में पोर्शन हो, या आधा स्पेयर दिया हो, या पूरा स्पेयर दिया हो, यहाँ पे आधा स्पेयर दिया है। आधे स्पेयर के लिए जो आर की लिमिट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है हमेशा और रेडियस तक जाती है, ठीक है। और इस स्पेयर की रेडियस कितनी है, 1 है। आप देख सकते हैं इस स्पेयर की रेडियस कितनी है, 1 है। तो आर की लिमिट 0 से 1 चली जाएगी। थीटा की लिमिट फिक्स होती है हेमी स्पेयर के लिए, 0 से π/2 जाती है। और फाई की लिमिट हेमिस्फीयर के लिए फिक्स होती है 0 से 2π, या मैंने आपको यूनिट फॉर्म में चेंज ऑफ वेरिएबल टेक्निक में बहुत अच्छे से बताया है। तो हम क्या करेंगे, सब चीजें यूज करेंगे इस इंटीग्रेशन में, और इसको हम आर थीटा और फाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इससे आपको कितना मिलेगा, 2 तो आपका बाहर रहेगा, है ना। और यहां पर आपको जो है जेड की वैल्यू रखनी है, जेड की वैल्यू है आर कोस थीटा। फिर वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू रखनी है, ठीक है। वाई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कोस, सॉरी, साइन स्क्वायर फाइव। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाइव, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी। फिर dx dy dz की वैल्यू, dx dy dz की वैल्यू है आर स्क्वायर साइन थीटा और डी आर डी थीटा डी फाइव। पहली लिमिट आर की चाहिए, ऑब्वियसली 0 से 1 होगी, जैसे कि मैंने फिगर में बताया उधर। थीटा की लिमिट आपको चाहिए 0 से π/2 जाएगी, ठीक है। फाई की लिमिट आपको चाहिए, फाई की लिमिट 0 से 2π जाएगी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे आप 2 तो बाहर ही रखेंगे, फाई की लिमिट होगी आपकी 0 से 2π, और थीटा की लिमिट होगी आपकी 0 से π/2, ठीक है। इसमें आप देखो कि कितने फाइव की कौन कौन सी टर्म है, फाइव की टर्म है केवल एक, फाइव की टर्म है साइन स्क्वायर फाइव, तो साइन स्क्वायर फाइव को बाहर रखा एज ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिर थीटा की टर्म देखनी है, थीटा में कोस थीटा ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपको मिलता है साइन की पावर 3 थीटा, 2 और 1 मिलकर के 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कोस थीटा, ठीक है। चूंकि आप जानते हैं कि पहले इंटीग्रेशन आर के रेस्पेक्ट में होना है, तो आर की पावर देखो कितनी है, आर की पावर 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 हो जाएगी, और 2 यहाँ पर है, 5 हो जाएगी। आर की पावर 5 का मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता हूँ, आर की पावर 5 का इंटीग्रेशन होगा आर की पावर 6/6, ठीक है। और इसकी लिमिट है 0 से 1, और यहाँ पर बचा रह जाएगा डी थीटा डी फाइव, ठीक है। अब आर की पावर 6/6 को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें पहले लिमिट 1 रखनी है, ये आपका आर है ना। इसमें आर को 1 रखेंगे तो आपको 1/6 मिलेगा, फिर आर को 0 रखेंगे तो -0 मिलेगा। इसको सॉल्व करके 1/6 आएगा। अब 1/6 को हम बाहर निकाल लेंगे एज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर आपका इक्वल टू में आएगा 2 और अपॉन में आएगा 6, ठीक है। ये पोर्शन बाहर गया। अंदर आपकी जो फाइव की लिमिट है वो एज ए कांस्टेंट काम करेगी, ठीक है। और साइन स्क्वायर फाइव भी एज ए कांस्टेंट काम करेगा, ठीक है। इधर डी फाइव भी कांस्टेंट काम करेगा।
और यहाँ पर जो आपका इंटीग्रेशन बचेगा वो थीटा वाला बचेगा, और थीटा में आपका लिमिट होगी 0 से π/2, और साइन की पावर 3 थीटा और कोस थीटा डी थीटा। अब पहले इंटीग्रेशन हम करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आपको पुट करना होगा साइन थीटा को टी। साइन थीटा को टी रखेंगे तो कोस थीटा डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी डी टी। ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा आपका टी की पावर 3 और ये बन जाएगा डी टी। टी की पावर 3 का इंटीग्रेशन होता है ये 1/3 होगा, ये फाइव की लिमिट 0 से 2 पाई होगी, साइन स्क्वायर 5 होगा। ठीक है, और यहां पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टी की पावर 3 और डी टी बन जाएगा टी की पावर 3 का टी की पावर 4/4, और टी की वैल्यू है साइन थीटा, यानी कि ये बनेगा साइन की पावर 4/4। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, टी की पावर 4/4 आएगा, टी की वैल्यू मैंने रख दी साइन थीटा, तो ये आपको मिलेगा साइन की पावर 4 थीटा अपॉन 4, 0 से π/2 उसकी लिमिट होगी। जब इसमें आप π/2 रखेंगे अपर लिमिट, ठीक है, तो यहाँ पर साइन π/2 बनेगा, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, नीचे 4 है, तो ये आपको 1/4 देगा। फिर आप 0 रखेंगे थीटा की जगह पे, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 मिलेगा। तो आपको लास्ट में इंटीग्रेशन करना होगा फाई के रेस्पेक्ट में, साइन स्क्वायर फाई का। ठीक है, अब साइन स्क्वायर फाई का जब इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हमें थोड़ा सा फॉर्म में लाना होगा, ये 1/12 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा फाई की लिमिट 0 से 2 पाई, और हम साइन स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं कोस 2 फाई का फॉर्मूला। कोस 2 फाई का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर फाई, और यहां से अगर साइन स्क्वायर फाई को फाइंड किया जाए तो वो होगा 1 - cos 2 फाई/2। ठीक है, ये हमारा जो है इसका फॉर्मूला होता है, यहां पर रख देंगे 1 - cos 2 फाई/2 डी फाई। ठीक है, तो यहां पे आपको मिलेगा 1/12, 1/1 का इंटीग्रेशन फाई, और कोस 2 फाई का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 फाई/2। एक 2 पहले से है, 4 हो जाएगा, यहाँ पर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट होगी 0 से 2 पाई। पहले आपको 2 पाई रखना है फाई की जगह पे, फिर 0 रखना है। जब आप 2 पाई रखेंगे तो 1/12, और यहाँ पर 2 पाई/2 बचेगा, माइनस साइन 4 पाई की वैल्यू 0, और फिर जब 0 रखेंगे तो दोनों केस में आपको 0 वैल्यू ही मिलेगी। 2 से 2 कट जाएगा, ये आपको π/12। ठीक है, π/12 इसका आंसर होगा। चेक कर लेता हूं मैं, यस, ये π/12 इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में हम कार्टेशियन फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर इसको स्फेरिकल पोलर में सॉल्व करते हैं, क्योंकि स्पेयर दिया है तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन हमने सीखा है, उसको यूज कर सकते हैं। उसी में कन्वर्ट करके r थीटा फाई में इसको इंटीग्रेट किया, ट्रिपल इंटीग्रेशन को बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इवेल्युएट दिया था तो दोनों साइड नहीं निकालनी, केवल एक साइड, राइट हैंड साइड का यूज करके हम गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको एक कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए है। पहला क्वेश्चन वेरीफाई वाला दिया है, जिसमें आपको रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप दिया है। दूसरा भी वेरीफाई वाला है, इसमें आपको क्यूब दिया है, वही 6 फेस वाला कॉन्सेप्ट यूज करके करेंगे। इसमें आपको जो है डाइवर्जेंस थ्योरम से इवेल्युएट करना है, तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ से एफ निकाल लेंगे। ठीक है, और एफ निकाल के आपको इस प्लेन का पोर्शन लेना है, ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई करेगा। वही एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिमिट निकालिएगा, जैसे कि मैंने आपको सरफेस इंटीग्रल में कराया है, वही कॉन्सेप्ट लेकर के यहाँ पे आप इस इंटीग्रेशन को करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आता हूँ लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट, स्टोक थ्योरम। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।